लास्ट लेक्चर्स में हमने अटेंशन के बारे में डिस्कस किया था और अटेंशन एक बड़ा स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिजॉल्व करती थी कि अगर हमारे पास सीक्वेंस बहुत लंबा है तो हमारे मॉडल को किस तरह पता चलेगा कि अगली आउटपुट देने के लिए पिछले कौन कौन से टोकन्स इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स और लैंग्वेज मॉडल्स में जो यूनिट है उसे हम टोकन कहते हैं। ये कैरेक्टर भी नहीं होता और ये वर्ड भी नहीं होता। सो रफली एक टोकन को आप कह सकते हैं तकरीबन 3 कैरेक्टर्स मिल के एक टोकन बनते हैं। तो इसकी हमने एग्जांपल्स काफ़ी सारी डिस्कस की थी। तो अटेंशन बेस्ड मॉडल्स की जो एक इस कॉन्सेप्ट पे जो हमारे पास एक सबसे पॉपुलर डीप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो ट्रांसफॉर्मर है। और ट्रांसफॉर्मर पिछली 2 टेक्नोलॉजीज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। वो है, एक तो हमने पढ़ा था ऑटो इनकोडर। आपको याद होगा कि जब हमने ऑटो इनकोडर की बात की थी तो 2 हिस्से बताए थे हमने, इसमें एक इनकोडर पार्ट होता है और एक डिकोडर पार्ट होता है। और उस वक्त मैंने कहा था कि ऑटो इनकोडर इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि ये आगे जाके आपको ट्रांसफॉर्मर्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सॉर्ट ऑफ जब हम अब डिस्कस करेंगे इसे तो हमें पता चलेगा कि यार ट्रांसफॉर्मर में भी एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इनकोडर पार्ट है और दूसरा पार्ट डिकोडर पार्ट है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इन इनकोडर और डिकोडर पार्ट के अपने अटेंशन मैकेनिज़म्स होते हैं इसके अंदर। और फिर बाद में हमें पता चलेगा कि ये ट्रांसफॉर्मर के इनकोडर पार्ट्स अगर सिर्फ हम यूज़ करें तो हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का आर्किटेक्चर आ जाता है, और अगर सिर्फ डिकोडर पार्ट अलग करें तो हमारे पास एक डिफरेंट आर्किटेक्चर आ जाता है। और उनके नाम जो हैं वो आपको पता ही हैं कि डिकोडर अगर बहुत सारे हम इकट्ठे जब यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं जीपीटी, और जब हम इनकोडर बहुत सारे इकट्ठे स्टैक करके उनसे काम लेते हैं तो वो बर्ड फैमिली ऑफ मॉडल्स जो हैं वो कहलाते हैं। जी रमशा, ओवर टू यू। हारिस भाई, आप भी हमें ज्वाइन कर लें। जब हम लोगों ने अपना सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल पढ़ा था तो हम लोगों ने उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। सबसे पहली प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी थी, हम लोगों ने कहा था कि अगर हम एक एक वर्ड को अपने ट्रेन करें और आपके पास सेंटेंस काफ़ी लंबा हो या बड़ा हो तो आपके पास क्या होता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट का एक इशू आता है और ऐसे मॉडल्स को ट्रेन करना भी मुश्किल होता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर आपके पास जो भी सेंटेंस की लेंथ है आप क्या कर सकते हो, उसे पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसफॉर्मर को देखें तो सबसे पहला पेपर 2017 में आया था ट्रांसफॉर्मर्स का, अटेंशन ऑल यू नीड के नाम से। और इसने एक ट्रांसफॉर्मर का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, बेस मॉडल जिसे हम लोग कहते हैं, या वनीला ट्रांसफॉर्मर भी हम उसे कहते हैं, जो इन लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया था। इन लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग एक लैंग्वेज में एक सेंटेंस देते हैं अपने मॉडल को तो वो किसी दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके डिस्प्ले करता है। ठीक है, और आपके पास क्या होता है कि अब जब हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में चले गए हैं तो अब हम लोग सिर्फ मशीन ट्रांसलेशन तक नहीं रहे हैं, हम लोग अब इससे बहुत सी एप्लीकेशंस न्यू बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग है, टेक्स्ट समराइजेशन है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट मज़ीद जो लोग हमारे प्रीवियसली हमें एक सीक्वेंस से देखते हुए आ रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी लेक्चर्स के अंदर आपको, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी डिस्कस किया, कि एग्जांपल्स दिखाई थी कि फ्रॉम वन लैंग्वेज आप जो है वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं इन अनदर लैंग्वेज। और उसके अंदर जो एक एग्जांपल आपको बताई थी कि जब एक लैंग्वेज से सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहा है इनटू अनदर लैंग्वेज, किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो उन वर्ड्स की सीक्वेंस, उनका ऑर्डर बदल जाता है, उनका जो क्या कहते हैं, उनकी लेंथ है उस सेंटेंस की वो भी बदल जाती है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप सेंटेंस ले लें इन इंग्लिश और आप उसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, तो आप जब ट्रांसलेशन करके उस सेंटेंस को, उसी सेंटेंस को उर्दू में देखेंगे तो मोस्ट प्रॉबली उसकी जो वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो भी चेंज होगा, और उसकी जो लेंथ है ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर, उन दोनों की सेंटेंसेस की लेंथ में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब आपके पास प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं कि जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जा रहे हैं तो आपके पास जो ऑर्डर है
कि कौन सा वर्ड किस ऑर्डर पे आना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छी ट्रांसलेशन कर सके। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो लेंथ है वो भी डिफरेंस होगी जब लैंग्वेज ट्रांसलेट होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें अब आपने उनको देखना है। और इसके अंदर हम लोगों ने आपको जो मज़ीद चीज़ें कुछ बताई थी वो ये कि हमारे पास जब हम एक सीक्वेंस को प्रोसेस कर रहे होते हैं, RNN से बात चली थी, LSTM पे हम गए, फिर GRUs हम लोगों ने देखे, तो उनके अंदर एक कॉमन जो प्रॉब्लम था वो ये था कि हम जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन कर रहे थे प्रोसेसिंग के लिए, वो हमारा एक मेजर इशू था उसके। और उसी को हमने मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसी में उसको इन्हांस करने के लिए उन चीज़ों को, उस एबिलिटी को, हमने आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे अटेंशन के। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने मज़ीद चीज़ें आप लोगों को बताई थी, उन टर्म्स को भी दोबारा देखते हैं। तो वो जो तमाम अपग्रेडेशंस हैं, वो जो तमाम चीज़ें जो हम लोग अब इम्प्लीमेंट करेंगे, वो तमाम चीज़ें जिस आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग जब आप डालते हैं ना, तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। मतलब अगर आसान अल्फाज में कहा जाए कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा आर्किटेक्चर या ऐसा मॉडल जो एक इनपुट को किसी दूसरी आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर दे बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, जिनको आज हम डिटेल के अंदर देख रहे होंगे कि वो किस तरीके से इस चीज़ को कर रहा होता है। तो प्रीवियस लेक्चर जो था वो आपका बेसिक था, जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए था। आज हम उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए अपने आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो आप लोगों के पास सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, समराइजेशन के लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं, टेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए आपके ट्रांसफॉर्मर यूज़ हो रहे होते हैं। क्योंकि ये एक सेंटेंस को या एक इनपुट को दूसरे इनपुट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों ने पहले भी जैसे डिस्कस किया कि दो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है इनकोडर और दूसरा होता है डिकोडर। तो हम लोग उन्हें डिस्कस करते हैं कि इनकोडर ब्लॉक कैसे वर्क करता है या डिकोडर ब्लॉक कैसे वर्क करता है, उनकी क्या आउटपुट होती हैं और कैसे हम लोग उन्हें इनपुट देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिकोडर ब्लॉक को। इनकोडर ब्लॉक को ओके, इनकोडर ब्लॉक में को स्टार्ट करने या उसे पूरा डिस्कस करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट है जिसे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, जिससे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पोजिशनल इनकोडिंग। अब हम लोगों ने जब लैंग्वेज की बात की थी तो डॉक्टर शिराज ने भी, सर हारिस ने भी ये बात की थी कि जब आप एक लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसका ऑर्डर बड़ा मैटर करता है कि कौन सा वर्ड फर्स्ट पर है, कौन सा सेकंड पर है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टोकन ऐड कर देते हैं जिसे हम कहते हैं पोजीशन। लाइक दिस इज़ अ कैट, तो दिस को हम एक टोकन असाइन कर देते हैं 0, कि ये स्टार्टिंग पोजीशन पर है 0। इसको हम लोग 1 दे देते हैं, ए को हम लोग 2 दे देते हैं और कैट को हम लोग 3 दे देते हैं। तो क्या किया, मैंने हर टोकन की एक पोजीशन दे दी। लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस काफ़ी बड़ा हो, उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 100 and 1000 तक उससे नंबर्स असाइन करोगे, तो वो नंबर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, आगे मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम करेंगे। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर में एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी के साथ ये टोकन ऐड करते हैं या पोजीशन ऐड करते हैं, हम उसका साइन या कोसाइन ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एक वर्ड था या दिस एक वर्ड था, मैंने उसे क्या किया, एक एम्बेडिंग मॉडल से गुजारा, उसने मुझे उसके कुछ नंबर्स दे दिए। ठीक है, अब उन नंबर्स के साथ मैंने एक पोजीशन ऐड करनी थी, मैंने उस पोजीशन को क्या किया, उसका साइन वैल्यू ले ली, कोसाइन वैल्यू ले ली। ठीक है, और साइन एंड कोसाइन में आपके पास वैल्यूज़ काफ़ी मिनिमल आती हैं, तो वो हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद रिलेट करते हैं। आप लोगों ने ऑटो इनकोडर्स पढ़े थे, उन ऑटो इनकोडर्स के अंदर भी इनकोडर डिकोडर पार्ट था। आप क्या करते थे कि इनकोडर को एक इमेज देते थे, वो उस इमेज की एक आपको एम्बेडिंग्स या लेटेंट स्पेस क्रिएट करके देता था। ठीक है, एक्चुअली अगर मैं इसको दूसरे तरह से इस बात को बात करूं तो इनकोडर हमारी दिए हुए डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसके थ्रू हम मज़ीद काम कर सकें, आगे उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर सकें। राइट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि इनकोडर इस तरह से काम कर रहा होता है कि हम उसको जो भी इनपुट देते हैं वो उस इनपुट को कन्वर्ट करता है इन सच रिप्रेजेंटेशन जिससे हम आगे उस पर कोई फर्दर काम कर सकें। फॉर एग्जांपल, उसको हम किसी और मॉडल को पास कर सकते हैं, उसको हम डिकोडर को पास कर सकते हैं जिससे वो आगे मज़ीद आउटपुट जनरेट कर सकता है। लेकिन उस इनकोडर में एक
डिफरेंस ये है कि वो सिर्फ आउटपुट इनपुट को चेंज कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये है कि आप जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जा रहे हैं तो हर वर्ड की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो विच मीन्स कि अगर मैं एक इनपुट को, एक सीक्वेंस को इनपुट में देता हूँ और मैं उसको इनकोडर को देता हूँ सिंपल वाले, तो वो सिंपल इनकोडर उसको जिस रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेगा वो उसको कन्वर्ट तो कर देगा, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस सेंटेंस के अंदर जो 4 वर्ड्स हैं उन चारों वर्ड्स को जब मैंने ट्रांसलेट करना है तो किस ऑर्डर में करना है और किस तरह से करना है। तो जस्ट पोजिशनल इनकोडर क्या कर रहा है कि तमाम इन्फॉर्मेशन को उसी तरह से प्रोसेस कर रहा है, बट उसके साथ उनकी जो पोजीशन है उसको भी, उस मिसिंग एस्पेक्ट को भी काउंट में लेके आ रहा है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास 4 टोकन्स हैं, आप लोगों ने क्या किया, उसकी एम्बेडिंग निकाली और उसे साइन एंड कॉन्साइन कर दिया, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई, तो वो आप लोगों ने अटैच कर दी हर अपने इनपुट सीक्वेंस के अच्छा साथ। ये जो डायग्राम्स हैं इनको देख के आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका हम सोल्यूशन क्या डिफाइन कर रहे हैं। हमें पोजीशन इनकोडर मिल गया, अब पोजीशनल इनकोडर के अंदर फर्दर प्रॉब्लम ये आ रही है कि सपोज एक इनपुट चली जाती है ऑफ वेरी लेंथी पैराग्राफ, ठीक है, अब वो उस इतनी लंबी इनपुट के अंदर तमाम वर्ड्स को पोजीशन उनकी एलोकेट करना विच इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमने आगे चल के जब प्री प्रोसेसिंग इसके अंदर हो रही होगी, मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, तो वो तमाम नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि मैथ के सिंपल फंक्शंस होते हैं साइन एंड कोसाइन, वो हम उनके थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमारी जो आगे चल के कैलकुलेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो ईजी हो जाए, वैल्यू ज़्यादा बड़ी ना हो, बिल्कुल एक लिमिट रेंज के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, मेरे पास एक सेंटेंस आया, मैंने उसे वेक्टर में कन्वर्ट किया, उस वेक्टर के साथ पोजिशनल इनकोडिंग लगा दी। ठीक है, अब हम लोगों ने लास्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन क्या है, किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन या सेंटेंस के अंदर हम लोग उसकी वर्डिंग को, किस वर्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और किस वर्ड को कम इम्पोर्टेंस देनी है, हम लोग कहते थे ये सेल्फ अटेंशन है, कि किसी एक सेंटेंस के अंदर आप किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो, किसे कम इम्पोर्टेंट दे रहे हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये वेक्टर बन जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस पर सेल्फ अटेंशन लगाते हैं। वो सेल्फ अटेंशन बताता है कि किस वाले वेक्टर को या किस वाली वैल्यू को आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी है और किस वाली वैल्यू को कम इम्पोर्टेंट देनी है। जिस तरह एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ अ कैट, ठीक है, तो या हिज नेम इज़ अली, ठीक है, तो हिज नेम इज़ अली, ठीक है, तो अली के साथ वाला वर्ड तो इज़ है, लेकिन अली जो है वो एक नेम है, तो उसे इसके निस्बत नेम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। ठीक है, तो सेल्फ अटेंशन है कि एक सेंटेंस के अंदर आपके पास मल्टीपल वर्ड है, तो एक वर्ड किस वाले वर्ड को ज़्यादा अटेंशन दे और किस वाले वर्ड को कम अटेंशन दे, कौन सा वर्ड उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा वर्ड उसके लिए कम इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं सेल्फ अटेंशन के लिए, ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था लेकिन हम उसे रिपीट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स बनाते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं क्यूरी, एक को हम कहते हैं की और एक को हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, क्यूरी, अगर मैं कहती हूँ हिज नेम इज़ अली, तो हिज आया, तो हिज क्या है मेरे पास अभी क्यूरी। ठीक है, और हिज नेम इज़ अली, पूरी जो सेंटेंस है वो उसकी क्या है, कीज़ है। तो हम लोग क्यूरी और की को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और हम लोग उस मल्टीप्लिकेशन की जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है हम उसे कहते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वैल्यू कम है वो कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास सेल्फ अटेंशन ऐसे वर्क करती है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ओके, तो अब जो ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको आज हम लोग देख रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर्स के अंदर मेजरली जो सेल्फ अटेंशन है, ये वाला जो मैकेनिज़्म है वो यूज़ किया जा रहा होता है। अब आगे चलते हैं, मल्टी हेड अटेंशन आ जाती है। अब प्रॉब्लम इसके आपके पास जो इनपुट है वो एक सर्टेन लेवल तक तो रहेगी, लेकिन आगे चल के आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि सीक्वेंस का लेंथ बढ़ती जा रही है,
उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, और आपकी जो आउटपुट के अंदर जो डिमांड है वो ये है कि जितनी भी लेंथ का सीक्वेंस हो और जितना भी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो, आपको उसकी जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, कमांड देते हैं, और आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है उसी के अकॉर्डिंग मुझे जो रिस्पॉन्स और जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहा हूँ वो उसी तरीके से उसी इंपॉर्टेंस के साथ उस चीज़ को मुझे डिस्क्राइब भी करे आउटपुट के अंदर, राइट। तो ये चीज़ें वो किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा होगा, उसको कैसे पता चल रहा होगा कि कौन सी चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, किस पे मैंने एम्फेसाइज करना है, किस पे मैंने एम्फेसाइज नहीं करना। जब आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कर रहे होते हैं, आप ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं या इन्वर्टेड कोट्स में जो है उसको हाईलाइट कर देते हैं वो स्पेसिफिक पार्ट जो आपको ज़्यादा जिस पे इम्पोर्टेंस आप लोगों ने देनी हो या एम्फेसाइज करवाना हो। तो आप लोग एक जर्नी को फॉलो करें। अटेंशन थी, अटेंशन सिर्फ ये मैकेनिज्म डिफाइन किया गया कि वो चीज़ें पिक कर लो जो इम्पॉर्टेंट हैं। सेल्फ अटेंशन पे जब आप गए वो ये हो गया कि एक ही सेंटेंस के अंदर से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तमाम के साथ कंपैरिजन करके उसको पिकअप करो। मल्टी हेड अटेंशन उससे नेक्स्ट जिसे कह लें कि उसका फेस है, ठीक है, उसकी फॉर्म है, और वो क्या है कि उस इनपुट के अंदर से अदर न्यूआंसेस और जो जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी एक्सट्रैक्ट करो। फॉर एग्जांपल सेल्फ अटेंशन, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक सेंटेंस है हमारे पास, ही गोज़ टू स्कूल, सिंपल। वो उस सेंटेंस में से सेल्फ अटेंशन अगर आप लगा रहे हैं तो सेल्फ अटेंशन उसमें से इंपॉर्टेंट उसी विद इन दैट स्पेसिफिक सेंटेंस वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। लेकिन मल्टी हेड अटेंशन को आप वही सेंटेंस स्प्लिट करके मल्टीपल अटेंशन जो नेटवर्क्स होंगे उनको दे देंगे। अगर सिंपल इस तरह से बात की जाए कि एक सेंटेंस पहले एक नोड को जा रहा था जिस पे सेल्फ अटेंशन लग रही थी, लेकिन अब वही सेंटेंस स्प्लिट होकर मल्टीपल अटेंशन नोड्स को जा रहा है जिसको हम मल्टी हेड अटेंशन कह रहे हैं। अब वो क्या काम करेगा आपके लिए, वो उसमें से देखेगा इसकी फॉर एग्जांपल किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन, इसकी टोन कैसी है, इसका सेंटिमेंट कैसा है, इसके अंदर कौन सी बात मेजरली इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेटाफोरिक फॉर्म में की जा रही है, कौन सी सिंपल बात की जा रही है ये। लेकिन इससे पहले वाली अटेंशन के अंदर उस तरह से वो उसको पिक नहीं कर सकता। दैट्स वाई जब आप जीपीटी के अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी लिख के दे दें तो वो आपको आउटपुट रिटर्न कर देता है, बिल्कुल जिस तरह से एक इंसान एक जुमले के अंदर की गई बातों को समझ लेता है कि ये जुमला मजाकिया तौर पे किया जा रहा है या तंजिया तौर पे किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट जब आप लोगों ने करनी है तो आपको अटेंशन वाला मैकेनिज्म मजीद कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमारे पास जो मल्टी हेड अटेंशन है वो मौजूद है। और आप इसे बहुत सिंपल रखिए कि सेल्फ अटेंशन ही आप उसके 6 सेट लगा दो, ठीक है, होता सेल्फ अटेंशन ही है, लेकिन आप उसके मल्टीपल हेड लगा देते तो इसलिए आप उसे मल्टी हेड अटेंशन कह रहे हो। हेड से मुराद है उसके मल्टीपल नेटवर्क्स बना दिए। नेटवर्क्स बना दिए। पहले आप एक की क्यूरी वैल्यू जनरेट कर रहे हो, अब आप 5 कर रहे हो, ये 4 कर रहे हो, ये 6 कर रहे हो, ठीक है ना, और होगी वही मल्टीप्लिकेशन ही। ये ना आपके लिए एक कंपैरिजन चार्ट हम लोगों ने एक टेबल ऐड किया हुआ है जिसके अंदर अटेंशन, सेल्फ अटेंशन और मल्टी हेड अटेंशन की डिटेल्ड जिसे कह लें कि एस्पेक्ट्स जो है वो उसमें मौजूद हैं। थोड़े से जो एस्पेक्ट हैं उनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों की जो क्लैरिटी है इस चीज़ के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो ज़रा इम्प्रूव हो जाए मज़ीद। देखें, जो हमारा पहला एस्पेक्ट है ना, फोकस, अटेंशन किस चीज़ पे फोकस कर रही है, रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ द इनपुट। अब वो इनपुट सेम इनपुट भी हो सकती है, वो 2 डिफरेंट सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। अटेंशन डिफाइन नहीं करती, सिंपल अटेंशन एक से ज़्यादा इनपुट के ऊपर भी काम करेगी, ठीक है। जो सेल्फ अटेंशन है वो सेम इनपुट के ऊपर ही काम कर रही होगी कि ही गोज़ टू स्कूल। अब वो ही को पूरे मौजूद सेंटेंस के अंदर तमाम वर्ड्स के साथ कंपैरिजन करके उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी वेटेज कैलकुलेट करेगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए विद इन सेम इनपुट। और जो मल्टी हेड जो अटेंशन है वो सेम इनपुट के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को निकाल के देती है और फाइन ग्रेन लेवल और बिल्कुल और ज़्यादा जो है वो कह लें डीपर लेवल पर जाके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रही है।
इसी तरीके से स्कोप के अंदर यही बात की गई है कि डिफरेंट इनपुट्स पे हो सकती है अटेंशन, सेल्फ अटेंशन सेम इनपुट पे होगी और मल्टी हेड अटेंशन भी सेम इनपुट पे होगी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देख रही होगी एक ही इनपुट के अंदर, ठीक है। और जिसे कह लें कि आप अगर हम मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी आप लेवल देख सकते हैं कि अटेंशन बेसिक लेवल है, सेल्फ अटेंशन मॉडरेट है और जो मल्टी हेड अटेंशन है वो हाई, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई है। और अगर हम जिसे कह लें कि बिल्कुल अगर एनालॉजी वाले एस्पेक्ट पे जाएं तो जो अटेंशन की एनालॉजी अगर आप उसको देखें तो वो हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन टेक्स्ट और इमेज, ठीक है, वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिफरेंट इनपुट्स भी हो सकती हैं। सेल्फ अटेंशन की एनालॉजी पर जाएं तो कंपेयरिंग ईच वर्ड इन अ सेंटेंस विद एवरी अदर वर्ड, सेल्फ अटेंशन ये काम कर रही है। लेकिन जो मल्टी हेड अटेंशन है, व्यूइंग अ सीन थ्रू मल्टीपल लेंसेज, के एक ही बात को इसको इस तरह से ले लें कि एक बंदा किसी दूसरे की बात सुनता है और उसके जुमले के अंदर से सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालता है, ये है सेल्फ अटेंशन। मल्टी हेड अटेंशन ये है कि अब आपने उस एक बंदे की जगह 6 लोग खड़े कर दिए और वो 6 लोग उस एक सेंटेंस को डिफरेंट एस्पेक्ट से देख के डिफरेंट इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे रहे हैं। ये सेल्फ मल्टी हेड अटेंशन वाला मैकेनिज्म है। ओके, अब हम इनकोडर ब्लॉक को कर लेते हैं, हमारी बेसिक सारी कवर हो गई हैं। ओके, अब हम इनकोडर ब्लॉक को डिस्कस कर लेते हैं कि इनकोडर ब्लॉक आपका कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपके पास इनपुट आती है, इनपुट की टोकन के सीक्वेंस को बरकरार करने के लिए हमने उसके साथ क्या अटैच की, पोजिशनल एम्बेडिंग, और हमने अपने ट्रांसफॉर्मर को दे दिया। अब ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, वहाँ पे लगी हुई है मल्टी हेड अटेंशन, ठीक है। तो आपके पास जो 512 की एम्बेडिंग है, आपने उसे चंक्स में डिवाइड किया और आपने मल्टी हेड अटेंशन को पास कर दिया। मल्टी हेड अटेंशन ने जो रिज़ल्ट दिया वो आपके पास क्या होगा, एक वेक्टर होगा एक वर्ड के लिए, और एक सेंटेंस के लिए क्या होगा, एक 2D मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही है, आई के लिए एक वेक्टर दिया, आंसर दिया, एम के लिए एक आंसर दिया, ए के लिए एक आंसर दिया और गर्ल के लिए एक आंसर दिया। जब इन 4 वेक्टर्स को मैं पढ़ाऊँगी तो एक 2D वेक्टर बन गया, ठीक है। वो 2D वेक्टर में क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन की है तो वैल्यूज़ ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक लेयर नॉर्म लगा दिया। लेयर नॉर्म क्या है, सिर्फ एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक रेंज में वैल्यू को ले आता है, ठीक है। तो उसने सॉफ्टमैक्स ने एक रेंज पे, या कोई भी जो रीलू लगता है वैसे, उसने एक रेंज में उन वैल्यू को ले आया। जब वो वैल्यू एक रेंज में आ गई तो हम लोगों ने क्या किया, उन वैल्यू को फ्लैटन कर दिया, एक सिंगल अरे में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ इनकोडर, कि आपके पास एक वेक्टर आता है जो आपके पास उस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बिल्कुल, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद तो सिंपली आपके पास एक सेंटेंस आया, आपने उसको इनकोडर को दिया जो कि पोजिशनल इनकोडर है। वो इनकोडर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन की एक एम्बेडिंग जनरेट करेगा, ठीक है, और एम्बेडिंग के साथ इंफॉर्मेशन क्या होगी, पोजीशंस की भी होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उस एम्बेडिंग वेक्टर को जिसके अंदर पोजीशन वाली इंफॉर्मेशन भी अब मौजूद है, आपने मल्टी हेड अटेंशन वाले ब्लॉक को पास कर दिया। अब जब उसके पास जाएगा तो ये एम्बेडिंग वेक्टर मल्टी हेड अटेंशन के पास जा रहा है। वो मल्टी हेड जो अटेंशन ब्लॉक है वो अपने उन वेक्टर्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन के बाद इंपॉर्टेंस की बेसिस के ऊपर वेटेजेस असाइन करेगा। अब वो नंबर्स होंगे बिल्कुल डिफरेंट, कोई बहुत बड़ा हो सकता है, कोई बहुत छोटा हो सकता है। और हमने ये पढ़ाया डेटा साइंस के अंदर कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, स्पेशली इन AI मॉडल्स, अगर आपके पास इस तरह का डेटा है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं और कुछ वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं, तो क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स के ऊपर बड़ी वैल्यूज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट जा रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करते हैं ताकि आपकी वैल्यूज जीरोज़ और वंस के दरमियान कन्फाइंड हो जाएं कि कोई वैल्यू एक ख़ास हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो मॉडल के ऊपर अननेसेसरी इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो आपने क्या किया, मल्टी हेड अटेंशन के बाद नॉर्मलाइजेशन की है। उस नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क सिंपल। जो न्यूरल नेटवर्क आपने पढ़ा है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं और जो जहाँ पे आपके न्यूरॉन्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपने उनको वो जो वेक्टर है विद वैल्यूज़ वो पास कर दिया।
और वो उसकी क्या कहते हैं, जितनी डायमेंशन का वेक्टर होगा उतनी ही डायमेंशन की जो आपके पास उतने ही नोड्स होंगे, इनपुट नोड्स होंगे न्यूरल नेटवर्क की लेयर के अंदर। और आउटपुट एक 1D अरे होगी, 1D अरे की, और वो भी पोजीशन वाइज होगी कि किस पोजीशन के अंदर कौन सा वर्ड आ रहा होगा, क्योंकि हम शुरू से लेकर एंड तक पोजीशनल इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं हर वर्ड की, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड के साथ लिखा हुआ है पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड, तो उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन भी रिटेन रहेगी। एक छोटी सी एग्जांपल मैं ऐड कर दूं कि जिससे आपको आइडिया होगा कि पोजीशन चेंज करने से क्या होता है। जैसा एक सेंटेंस है, दिस इज़ अ गर्ल, ठीक है, अगर मैं कर दूं इज़ दिस अ गर्ल तो वो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसलिए पोजीशन इनकोडिंग जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनकोडर का पार्ट ख़त्म हुआ, और कीप इन माइंड कि इनकोडर के एंड पे हमें क्या आउटपुट मिली है, एक वेक्टर मिला है, ठीक है, जो प्रेजेंट कर रहा है उस इनपुट को जो हम लोगों ने दी थी स्टार्ट में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, डिकोडर, ये कैसे वर्क करता है। ओके, डिकोडर में एक छोटी सी टर्म यूज़ हुई हुई है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ हुआ है, पहले हम उसे समझते हैं ताकि डिकोडर को समझना हमारे लिए आसान हो। डिकोडर में एक टर्म यूज़ हुई हुई है जिसे हम कहते हैं मास्क अटेंशन, ठीक है। मास्क अटेंशन क्या है? देखिए, डिकोडर को हमने इनकोडर को जो दिया वो मेरी इनपुट थी, डिकोडर को हम जो देंगे वो होगा मेरा टारगेट या मेरी आउटपुट, कि ऐसी मेरी जो आउटपुट है वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसा एक सेंटेंस है, ट्रेनिंग के टाइम पे मैं बात कर रही हूँ, एक सेंटेंस है वो इंग्लिश में दिया और एक सेंटेंस है फ्रेंच में दिया, तो मैंने इनकोडर को इंग्लिश में एक सेंटेंस दिया, उसने एक उसकी एक एम्बेडिंग निकाल दी। अब मैं डिकोडर को फ्रेंच में एक सेंटेंस दूंगी, ठीक है, और उसने क्या करना है, उस इनकोडर के इनपुट को लेके कुछ प्रोसेस करके मुझे फ्रेंच में आउटपुट देनी है, ठीक है। तो मैं उसे ट्रेनिंग करते वक्त मुझे अपने मॉडल को समझाना होगा कि अगर ये इनपुट आए या ये आपके पास नंबर आए तो नेक्स्ट वर्ड ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जब अपना वो फ्रेंच का वर्ड देती हूँ, तो मैं जब पहला वर्ड देती हूँ और मुझे दूसरा वर्ड उसका प्रिडिक्ट करवाना है तो मैं उसे मास्क कर देती हूँ, उसे किसी भी एक रैंडम किसी एक नंबर के साथ मैं रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है। अब उस मास्क का मतलब क्या है कि आपके डिकोडर को नहीं पता कि यहाँ पे ये सेंटेंस या ये वर्ड आएगा, ठीक है, आपके डिकोडर को खुद प्रिडिक्ट करना है क्या वर्ड आएगा। इसकी एनालॉजी आप बिल्कुल इस तरह से ले लें कि आपका पर्पज़ ये है कि डाटा लीकेज ना हो वाइल ट्रेनिंग। मॉडल आपका ट्रेन हो रहा है, लर्न कर रहा है कि उसने एक वर्ड अगर मैं उसको इनपुट में दे रहा हूँ तो नेक्स्ट वर्ड वो प्रेडिक्ट करे, और इन केस अगर मैं उसको एक वर्ड दे रहा हूँ और बाकी सारे वर्ड्स ट्रेनिंग टाइम उसके लिए विजिबल हैं, तो क्या उसकी ट्रेनिंग होगी? नहीं होगी। वो तो उन्हें खुद ही देख के समझ जाएगा, क्योंकि वो उनको उस सारे डाटा को वो देख रहा है। तो हमने जब ट्रेनिंग करवानी है तो ट्रेनिंग करवाते वक्त हम पहला वर्ड उसको दिखा रहे हैं, उससे नेक्स्ट हमने प्रेडिक्ट करवाना है, तो उससे नेक्स्ट वाले सारे हमने मास्क कर दिए, छुपा दिए हैं कि ये ना देखे। फिर द कैट से आगे सारे हमने छुपा दिए, द कैट उससे आगे वाले सारे छुपा दिए, क्योंकि यूज़र तो कोई भी इनपुट दे सकता है, दा के बाद आगे लफ्ज़ प्रेडिक्ट करवा सकता है, 3 वर्ड्स दे के 4th वर्ड प्रेडिक्ट करवा सकता है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें एक सेंटेंस के मल्टीपल जो कम्बिनेशंस हैं वो जनरेट करने होते हैं, कि यूज़र किसी भी तरीके से आपको इनपुट दे सकता है और कोई किसी भी नंबर पोजीशन वाला जो है वो नंबर वर्ड जो है वो प्रेडिक्ट करवा सकता है। तो सेम इज़ द केस हेयर, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह अक्सर आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा किसी चीज़ को याद करते हुए, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो मेमोराइज़ कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। तो फिर जब वो उसकी टेस्टिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो एक लाइन या एक पैराग्राफ या एक वर्ड देखते हैं, उसके बाद आगे वाला सारा छुपा देते हैं और उसको खुद बताने की या सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब वो नहीं देख कर पाते तो फिर उसका नेक्स्ट वर्ड देते हैं। तो इस सेम मास्किंग वाला केस जो है वो अटेंशन इसके अंदर चल रहा है डिकोडर के अंदर, ताकि जो मॉडल है हमारा वो ठीक से ट्रेन हो और डाटा लीकेज ना हो। डाटा लीकेज का मतलब ये है कि ट्रेनिंग के टाइम जो चीज़ हमने जिस चीज़ पे हमने मॉडल को ट्रेन करवाना होता है वो चीज़ हम उसको नहीं दिखाते, वो उसको लर्न करवानी होती है हमने, ठीक है। आउटपुट हम एज एन इनपुट नहीं देते, नहीं दे सकते। आउटपुट एज इनपुट दे दो तो वो लीक हो गया ना आपका लेबल, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अपने डिकोडर को। हम जब डिकोडर को ट्रेन करते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो हमें आउटपुट चाहिए
हम लोग उसे क्या करते हैं, मास्क कर देते हैं, ठीक है। जिसका फर्स्ट वर्ड मैंने प्रिडिक्ट करवाना है दिस, तो मैं एक स्टार्टिंग टोकन रखूँगी और सारे मास्क उसे सेंटेंस दे दूँगी। तो उसने क्योंकि पहला ही वर्ड करना है तो वो पहला वर्ड जो है उसे प्रिडिक्ट करेगा। मैं क्या करती हूँ, अपने सेम एज जिस तरह मैंने इनकोडर को इनपुट दी, मैं यहाँ पर भी पोजिशनल इनकोडिंग ऐड करती हूँ मास्क सेंटेंस के साथ, और उसे अपने मास्क मल्टी हेड अटेंशन को दे देती हूँ, ठीक है। होता ये मल्टी हेड अटेंशन नहीं है, वर्क भी वैसे करता है, लेकिन अब ये किस पे काम कर रहा है, मास्क सेंटेंस पे, ठीक है। उससे जो मेरे पास आउटपुट आती है उसमें मैं क्या ऐड करती हूँ, अपने इनकोडर की आउटपुट, ठीक है। एक मास्क की आउटपुट आई जो मेरा आउटपुट सेंटेंस था, और एक मैंने याद करें जब मैंने इनकोडर को डिस्कस किया था तो मैंने कहा था इनकोडर की आउटपुट क्या होगी, आपके पास एक वेक्टर होगा नंबर का। मैंने वो वेक्टर अटैच किया अपने मास्क अटेंशन के आउटपुट के साथ और उसे फिर दे दिया मल्टी हेड अटेंशन को, ठीक है। अब अटेंशन ने कहा कि ये इनपुट है, ठीक है, और उस इनपुट में क्या पड़ा है, इनकोडर की आपके पास एक्चुअल जो सेंटेंस है इंग्लिश वाला उसकी वैल्यूज़ पड़ी हैं, और जो फ्रेंच वाला सेंटेंस है उसकी वैल्यूज़ पड़ी हैं। वो उस पर प्रोसेस करेगा और वो कहेगा कि हाँ अब ये वर्ड हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर देगा। जब वो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी आप उस पर सेम एज लेयर नॉर्म लगाओगे और उसे क्या करोगे, लीनियर प्रोजेक्ट करोगे, और फिर उस पर सॉफ्टवेक्स निकाल के आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे कि ये कौन सा वर्ड हो सकता है। अच्छा, अगर इन शॉर्ट अभी तक हमने जितनी बातें की उनको समराइज़ किया जाए तो वो ये है कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के अंदर हमने वो तमाम एस्पेक्ट्स को हैंडल करने की कोशिश की है जो कि हमें प्रीवियस मॉडल्स के अंदर इश्यूज आ रहे थे। और इनपुट हमारी पास हो रही है, इन सबसे पहले इनकोडर ब्लॉक। इसको पढ़ने का ना एक तरीका होता है, अगर आप पूरी डायग्राम को एज अ होल देखना स्टार्ट करेंगे ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सीक्वेंस वाइज जाएं कि मेरी इनपुट किसको जा रही है, इनकोडर ब्लॉक को जा रही है। अब आप इनकोडर ब्लॉक में आ गए, इनकोडर ब्लॉक में सबसे पहले किसको जा रही है, सबसे पहले मेरी वो जा रही है पोजिशनल इनकोडर को। पोजिशनल इनकोडर क्या कर रहा है, वो इनकोडिंग कर रहा है विद पोजीशंस। उसके बाद मैं किसको दे रहा हूँ, मल्टी हेड अटेंशन को। वो क्या कर रही है, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रही है, वेटेज दे रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, वो वेटेज के अंदर नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, मैं नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ ताकि नंबर सारे एक तरह से हो जाएं। अब मेरे पास वेक्टर तो आ गया, मैंने इसका क्या करना है, मैंने अब पोजीशन की बेसिस पे प्रेडिक्शंस करवानी है, तो मैं क्या करूँ, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को दे देता हूँ। सीक्वेंस वाइज जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे, चीज़ों का फ्लो देखना स्टार्ट करेंगे, फिर चीज़ों की समझ में आना स्टार्ट होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा में आ जाए, दो दफ़ा में आ जाए, ये आपको रिपीटेटिव आइट्रेटिव टास्क है। बार बार चीज़ों को देखेंगे, मीडियम पे आर्टिकल पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, विजुअली अंडरस्टैंड करेंगे, तब जाकर ये चीज़ समझ में आएगी। पर्पज़ हमारा यह है कि हमने इससे आगे जितनी लेक्चर्स की सीरीज़ को लेके कंटिन्यू करना है। इस दफ़ा हम लोगों की कोशिश ये है कि इस एडवांस कोर्स के अंदर वो सारी आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि अभी तक पूरे इंटरनेट के ऊपर आपको ये तो मिलेगा कि LLM यूज़ कैसे करना है, LLM से क्या एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन LLM बन कैसे रहा है वो नहीं बता रहे। उसके बारे में कोई बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट नॉलेज नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर आप कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई एक्सपेरिमेंट कर सकें, या आपको पता हो कि भाई ये जो आउटपुट आ रही है ये पीछे आर्किटेक्चर काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो हमारी कोशिश वो है, और आज इसको थोड़ा सा लिंक भी करने की कोशिश करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ जो हमने आगे भी पढ़ने हैं या हम पहले भी बेसिक कोर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने डॉक्टर शिराज ने दो आर्किटेक्चर्स की बात की थी जो हमारे ट्रांसफॉर्मर से ही निकलते हैं और इस टाइम सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रहे हैं। आगे जब हम एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये दो आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। एक है BERT और एक है GPT, ठीक है। BERT जो है वो गूगल वालों का है और GPT जो है वो OpenAI का मॉडल है, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मर का जो इनकोडर पार्ट है उसको लेके उसे फाइन ट्यून कर दिया, उसे प्री ट्रेन कर दिया और एक मॉडल बनाया जिसे कहते हैं BERT, ठीक है। और इसी ट्रांसफॉर्मर का आपका डिकोडर पार्ट लेके उसे फाइन ट्यून कर दिया, प्री ट्रेन कर दिया, किसी लार्ज डेटा सेट पे हमने प्री ट्रेन किया है, तो हम उसे कहते हैं GPT। ओके, यहाँ पे मैं एक सवाल करता हूँ। वो सवाल ये है कि आप लोगों में से जिन्होंने भी अभी तक थोड़ा बहुत चैट बॉट्स पे काम किया है,
उन चैटबॉट्स के अंदर हम सबसे पहला एक काम ये करते हैं कि जो भी हमारे पास डाटा आता है उसको चंक्स में तोड़ के हम उसकी एम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं। वो एम्बेडिंग्स क्या कर रही होती हैं? हमारी जो फिजिकल ऑडियंस है, जो हमें वर्चुअली जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो ज़रा कमेंट्स में बताएं वो एम्बेडिंग्स का क्या काम होता है। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि वर्ड पे आप मल्टीप्लिकेशन या मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। हाँ, हम उसे नंबर्स में कन्वर्ट ही इसलिए करते हैं ताकि हम उस पर प्रोसेसिंग कर सकें, एडिशन कर सकें, मल्टीप्लिकेशन करें। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी आप कोसाइन सिमिलैरिटी फाइंड कर रहे हो ना, तो वो किस पे होगी? नंबर पे होगी। अब अहमद का आप अली के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी तो नहीं निकाल सकते ना, लेकिन 0.9 की 0.8 के साथ निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि आपने अभी तक इनकोडर का पूरा ब्लॉक पढ़ा जिसको हम कह रहे हैं BERT। ठीक है, BERT एक जिसे कह लें कि एक मॉडल है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि इसकी आउटपुट हमने बताया कि एक एम्बेडिंग की फॉर्म में होगी। तो जो आप लोग हगिंग फेस की एम्बेडिंग मॉडल्स यूज़ कर रहे होते हैं और OpenAI की एम्बेडिंग मॉडल्स यूज़ कर रहे थे, वो क्या काम कर रहा होता है? वो यही काम कर रहा होता है। उसके अंदर BERT ही सारी जो आर्किटेक्चर है, जो मैकेनिज़्म है और जितने एस्पेक्ट्स वो कर रहा होता है, मल्टी हेड अटेंशन के थ्रू आगे उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन हो रही होती है, पोजिशनल इनकोडिंग हुई होती है, फीड फॉरवर्ड। एट द एंड वो आपको एक एम्बेडिंग वेक्टर देता है जिसको आप वेक्टर DB में स्टोर करवाते हैं। तो वो इस इनकोडर पार्ट से जनरेट हो रहा होता है। लेकिन आप और उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपने अगर कभी वेक्टर DB के अंदर जाके उस वेक्टर को विजुअली देखा हो तो उसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता। वो नंबर्स अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन और इन तमाम चीज़ों की वजह से वो नंबर्स बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हम लोग सिमेंटिकली सर्च कर सकते हैं और इतनी अच्छी कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वे में कोई क्वेश्चन पूछें तो आपके डाटा में से उसका आंसर रिट्रीव होके आ रहा होता है। सेम केस हम क्या करते हैं, डाटा के साथ भी करते हैं और क्यूरी को भी हम अपनी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं और एम्बेडिंग्स के थ्रू हम एक दूसरे को मैच करवाते हैं कि कौन सी एम्बेडिंग एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, हम नंबर्स को हमारे लिए देखें, नंबर्स को एक दूसरे के साथ मैच करवाना मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके आसान है कि वर्ड्स को, नंबर्स को, तो वो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है विद BERT। तो इस तरीके से हम लोग एम्बेडिंग जनरेट करवा रहे होते हैं। और यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्योंकि एम्बेडिंग्स का साइज स्पेसिफिक होता है डिपेंडिंग अपॉन मॉडल कि वो कितनी साइज का एम्बेडिंग वेक्टर आउटपुट में दे सकता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर स्पेसिफिक जो डायमेंशंस का वेक्टर वो आउटपुट में दे रहा है, विच मीन्स कि वो स्पेसिफिक इनपुट भी ले सकता है, इससे एक हद से ज़्यादा वो इनपुट भी नहीं ले सकता। दैट्स वाई हम सारा डाटा एक ही दफ़ा पास करने के बजाय पहले उसको चंक्स में डिवाइड करते हैं और उन चंक्स में डिवाइड करते हैं जो कि सूटेबल हो उस स्पेसिफिक एम्बेडिंग मॉडल के लिए जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए। ताकि अब ये नेक्स्ट लेक्चर जब हम आएंगे तो इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे डिवाइड होता है, कितना डिवाइड करते हैं, क्यों डिवाइड करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो जिन्होंने पहले बेसिक कोर्स किया हुआ है तो उनके लिए ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस तरह की है कि वो रिलेट कर पाएँ उस चीज़ के साथ। दूसरी बात ये कि आप लोग जितना इसका मटेरियल देखेंगे तो या तो आपको स्प्लिटर एक सेपरेट मटेरियल मिल रहा होगा या ट्रांसफॉर्मर पे सेपरेट एक लेक्चर मिल रहा होगा। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक बना के दें कि बेसिकली वो स्प्लिटर्स बनते कैसे हैं, आपके वो वेक्टर्स बनते कैसे हैं, आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो इसलिए आज का लेक्चर जो है वो आपका समझे नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक बेस है, एक बुनियाद है। ये बुनियाद बन जाएगी तो फिर आगे की चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सा इसे ओवरव्यू कर लेते हैं कि BERT कैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो BERT के लिए हम लोग क्या करते हैं, BERT इज़ अ बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर। सिर्फ BERT को हम लोग क्या करें कि गूगल वालों ने जब BERT को ट्रेन किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेंटेंस दिया दिस इज़ अ कैट, ठीक है, उसे फॉरवर्ड में भी करवाया प्रोसेस और बैकवर्ड में भी करवाया। लाइक दिस है तो वो इसको भी करे, लाइक इसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट सेंटेंस को प्रिडिक्ट करे, और दिस इज़ अ कैट में कैट है तो प्रीवियस वर्ड को भी प्रिडिक्ट करे बाय डायरेक्शन के एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। वो नेक्स्ट वर्ड भी प्रिडिक्ट कर रहा है और वो प्रीवियस वर्ड भी कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये सेंटेंस को बोथ डायरेक्शंस में
रीड करता है। और देखें, जब एक मॉडल जो कि सिर्फ जिसकी एबिलिटी सिर्फ ये है कि वो सिर्फ लेफ़्ट से राइट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, दूसरा मॉडल ये है जो सिर्फ राइट से लेफ़्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कॉन्टेक्स्ट कीपिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा एज़ कम्पेयर टू वो मॉडल जो सिंगल हैंडेडली लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके देन कॉन्टेक्स्ट जनरेट करता है। तो वो ज़्यादा अच्छी एम्बेडिंग जनरेट करेगा, ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा और ज़्यादा यूज़फुल भी होगा। हमारे सिस्टम्स की जो एक्यूरेसीज हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। ओके, ठीक है, ओके। तो इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी कि देखिए, अगर आपके पास प्रेजेंट का एक डेटा है और आपने फ्यूचर का प्रिडिक्ट करना है, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल है, या आपके पास एक ऐसा मॉडल है जो आपको हिस्ट्री का भी डेटा दे रहा है, प्रेजेंट का भी दे रहा है और फ्यूचर का भी दे रहा है, ठीक है। तो बाय डायरेक्शन, क्या आपके पास एक प्रेजेंट डेटा आपने प्रिडिक्ट करना है, लेकिन आपको वो उसकी प्रीवियस प्रिडिक्शन भी दे रहा है और आपको उसकी नेक्स्ट प्रिडिक्शन भी दे रहा है, तो ज़्यादा अच्छी कंटेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन को अपने पास कैप्चर कर रहा है। इसलिए जो आपके फेमस जितने भी अच्छे मॉडल्स हैं वो लोग बर्ड की एम्बेडिंग यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस वर्ड और नेक्स्ट वर्ड की प्रिडिक्शन दोनों पे ट्रेन हुआ हुआ है। आई गेस ये हो गया है। तो यहाँ पे बस एक एस्पेक्ट ये आएगा कि अब आपसे जब भी बात हो एक एम्बेडिंग मॉडल से रिलेटेड, तो आपके माइंड में एक तो उसका आर्किटेक्चर आ रहा है ना कि वो क्या क्या एस्पेक्ट्स को कीप इन रख के तो एक आउटपुट में आपको एम्बेडिंग जनरेट करके दे रहा है। उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको स्टडी करना है किसी भी एम्बेडिंग मॉडल के लिए, वो ये कि वो उसकी डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। और उस डायमेंशंस को कीप इन माइंड रखते हुए मैंने जो उसको इनपुट देनी है वो किस तरह से देनी है और कितनी देनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। फॉर एग्जांपल 512 डायमेंशंस का एक वेक्टर है और आप उसको इंफॉर्मेशन सिर्फ 300 इतनी दे रहे हैं जो 300 डायमेंशंस के लिए इनफ है और वो उसमें हो जाएगी, तो बाकी जो वेक्टर एम्बेडिंग्स होंगी ना वो स्पार्स होंगी, वहाँ पे जीरोस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी है टू रिटेन इंफॉर्मेशन उससे बहुत कम आपने इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की है। विच मीन्स कि आप एक डाटा की एम्बेडिंग्स जनरेट करते जा रहे हैं लेकिन वो एम्बेडिंग्स अननेसेसरी हैं, वो आपने बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी एम्बेडिंग्स को जनरेट करवा दिया। दूसरा केस अब इस तरह का भी हो सकता है कि आपने डाटा इतना ज़्यादा दे दिया कि उस मॉडल एम्बेडिंग मॉडल की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो जब वो एक पूरा सेंटेंस जो आप उसको वन टाइम इनपुट में दे रहे हैं वो जितनी इन्फॉर्मेशन को रख सकता है उसके बाद वाली सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देता है, ट्रंकेट कर देता है। और अब आप जब एम्बेडिंग वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रंकेट हुई हुई है और उसमें ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी ट्रंकेट हो जाएगी क्योंकि आपने एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन उसकी दे दी है। क्यों? आप अवेयर नहीं थे कि आपने एक एम्बेडिंग मॉडल की सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे, नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर जो हमारी बिल्कुल चैटबॉट्स और एजेंट्स के ऊपर होगी, तो उसके अंदर हमने आपको लास्ट उसमें भी दिखाया था हगिंग फेस के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो जब आप मॉडल्स की डिटेल्स पढ़ रहे होते हैं, मॉडल कार्ड पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको आपने कभी भी निगलेक्ट नहीं करना होता, ठीक है। तो जब भी अब आप किसी मॉडल के बारे में पढ़ें तो ये वाले एस्पेक्ट उसके ज़रूर देखा करें, ठीक है। तो वर्ड क्या है, आप उसे एक इनपुट सेंटेंस देंगे और उसकी आउटपुट क्या होगी, एक एम्बेडिंग होगी। जीपीटी क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब देखिए बर्ड और जीपीटी में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। बर्ड जो है वो बाई डायरेक्शनल है और जीपीटी जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। एक वर्ड करता है और उससे सिर्फ वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है और वो उसी पर ट्रेन हुआ है, ठीक है। लेकिन बर्ड क्या है, बर्ड प्रीवियस वर्ड भी प्रिडिक्ट करने पर ट्रेन हुआ है। लेकिन जीपीटी क्या है, यूनी डायरेक्शनल है कि वो सिर्फ नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर सकता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि ये एक इसके साथ लगा, देखिए प्री ट्रेड और वर्ड आ रहा है जनरेटिव, विच मीन्स के इसके अंदर एक मॉडल कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कि जिसको जो हम इनपुट ट्रेनिंग के वक्त जो हमने इसको इनपुट डाटा दिया और जो हमने उसको लेबल्स दिए थे, आउटपुट डाटा दिया था, वो उस पर ट्रेन हुआ और उसकी कैपेसिटी सिर्फ ये है कि जो इनपुट जाएगी
उसी से रेलिवेंट कोई आउटपुट जनरेट होगी जो हमने ट्रेनिंग के वक्त उसको बताई थी। मिसाल के तौर पर एक मॉडल इस तरह की चीज़ पे ट्रेन हुआ हुआ है जिसके अंदर सिर्फ उसको जितने फ्रूट्स हैं उनके नाम पता है। तो अगर आप उससे क्वेश्चन करेंगे किसी वेजिटेबल के बारे में तो उसको उसका नॉलेज नहीं होगा, वो उसकी आउटपुट को जनरेट करने की कोशिश करेगा लेकिन वो गलत होगी हमेशा, वो किसी फ्रूट का ही नाम दे देगा गलत तौर पे। लेकिन जनरेटिव मॉडल की एबिलिटीज़ क्या हैं? जनरेटिव मॉडल आपकी जो इनपुट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दोज एस्पेक्ट्स आपको जो आउटपुट जनरेट करके दे रहे होते हैं वो डिफरेंट टोटली ऑपोजिट हो सकती है रिलेटेड टू। बाय ऑपोजिट मेरा क्या मतलब है? ऑपोजिट ये हो सकता है कि आपकी जो इनपुट है वो सिंपल एक लाइन का प्रॉम्प्ट हो सकता है, ठीक है, और आउटपुट डिफरेंट इस तरह से हो सकती है कि जो आउटपुट आ रही है वो 400 लाइन का एक ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका प्रॉम्प्ट जा रहा है राइट मेन 400 लाइन ऐसे ऑन पाकिस्तान। अब जो इनपुट है वो कितनी छोटी है, आउटपुट कितनी बड़ी है, सीक्वेंस का डिफरेंस आ रहा है और उसके अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी रिलेट तो करते हैं इनपुट से लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जनरेटिव एबिलिटीज़ जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, ये इस तरह के मॉडल हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक जिसे कहते हैं कि जब हम जनरेटिव एआई की बात करें तो जनरेटिव एआई बिल्कुल कोई जिसे कहते हैं कि जादू नहीं है कि जो मर्ज़ी एक आप इनपुट दे रहे हैं और आपको आउटपुट आ रही है, उसके पीछे एक प्रॉपर मैकेनिज़्म चल रहा है और इसकी एक्सपेरिमेंटेशन आप YouTube पे जाके कोई वीडियोस फाइन ट्यूनिंग की देख सकते हैं। कुछ लोग बेसिकली क्या करते हैं कि आपके पास LLM कोई भी मौजूद है उसको अपने सिस्टम पे लोकली फाइन ट्यून करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरह कोई वीडियो देखें ना तो जब उनकी ट्रेनिंग बड़ी इनिशियल लेवल पे होती है और वो उस पर जब टेस्ट करते हैं तो आपका मॉडल बिल्कुल रैंडम आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, तो जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, कोई सेंस नहीं बन रही होती। क्यों? इट ऑल डिपेंड्स ऑन उसकी जो आप जिस तरह से उसको ट्रेन कर रहे हैं। तो इसमें फर्दर भी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि जो GPT है वो आप उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ क्यों हैं कि उसका जो डेटा है इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज बल्क ऑफ डेटा जिस पे वो ट्रेन हुआ हुआ। दैट्स वाई वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है और उसके ऊपर इस तरह की न्यूआंस बेस्ड जो आउटपुट है वो जनरेट करने के काबिल है जो नॉर्मल मॉडल नहीं कर सकते आपके। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ कि बर्ड जो था वो आपके एम्बेडिंग्स जनरेट कर रहा था, लेकिन GPT जो है वो जनरेटिव है, वो आपको समराइजेशन करके देगा, क्वेश्चन आंसरिंग देगा, आप कोई उसे रिफ्रेश करवाना चाहें तो वो आपको रिफ्रेश करके देगा। तो ये जनरेटिव है, ये न्यू टेक्स्ट जनरेट करके देता है। और यहाँ पे एक और एस्पेक्ट जो ज़रूरी है वो देखना, हर GPT आपको सेम तरीके से काम करके नहीं देगा। ये भी जो है ना एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। हर GPT की ट्रेनिंग पे डिपेंड कर रहा होता है वो किस तरह से ट्रेन किया गया है। फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं इंस्ट्रक्टिव मॉडल, इंस्ट्रक्टिव GPTs, जिसको सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसकी बेस पे वो आपको आउटपुट दे सकता है। क्यों? उसकी ट्रेनिंग ऐसे करवाई गई है, ट्रेनिंग डाटा में ये था, ये इंस्ट्रक्शन है, इसका ये जवाब है, ये इंस्ट्रक्शन है, इसका ये जवाब है। कुछ मॉडल ऐसे होंगे कि जिनको ट्रेन इस तरह से किया गया होगा कि जिसके अंदर आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड रेलिवेंट डाटा भी है और उससे रिलेटेड समरीज भी उसकी मौजूद हैं, जिसकी बेसिस पे वो समराइजेशन वाले प्रोसेस को वो कर पा रहा है। तो और अब जब आपके पास चैट GPT है और चैट GPT के अंदर आप ये एबिलिटी देखते हैं कि आप उसको किसी भी तरीके से डिस्कस उससे कर लें, उसको आप क्या कहते हैं इसको किस तरह समराइजेशन करनी है, रिफ्रेश करवाना है, क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, डायलॉग बॉक्स बनाना है, वो हर तरह का काम करता है क्योंकि उसे इतने वैरायटी, इतने वास्ट डेटा के और डाइवर्स डेटा पे ट्रेन किया गया। ठीक है, और GPT को अक्सर लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, ऑटोग्रेसिव है GPT। ऑटोग्रेसिव का मतलब ये है कि वो प्रीवियस वर्ड से नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं ऑटोग्रेसिव है। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। और आप लोगों का अब जो नेक्स्ट जो काम है वो यही है कि ये जो हमने लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किया है, जितने एस्पेक्ट हम लोगों ने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, इस पे जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखें, इस लेक्चर को बार बार पढ़ें,
चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आप लोगों का काम ये नहीं है कि अंदर साइन को साइन की मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, आप लोगों का काम ये है कि वो क्यों हो रही है, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियरेंस हो कि ये काम हम इसलिए कर रहे हैं, इस आर्किटेक्चर के अंदर ये ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स, हर ब्लॉक स्पेसिफिकली क्या काम करता है। सीक्वेंस वाइज जाए, 1 बाय 1 जाए, एकदम से एक डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई आर्टिकल अगर आप पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं, जीपीटी को पास करें, इसको कहें इसको मुझे सिंपल वर्ड्स में समझाए। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपका पर्पस होना चाहिए, ना कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस में फंस के अपने आप को डिमोटिवेट करके उस काम को छोड़ देना, ठीक है। तो टाइम बचाएं अपना भी, और चीज़ों को जब वंस आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, जो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों के अंदर डेवलप होगा ना, उसकी जिसे कहते हैं उसको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको जब इंटरव्यूज़ के अंदर आप बाकी तमाम कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में जब आपको देखा जाता है ना, एक इंटरव्यूअर आपको देखता है कि ये मेरे पास एक कैंडिडेट आया है और इससे मैंने जीपीटी के बारे में सवाल किया था, बाकियों को तो ये पता था कि जीपीटी किस तरह से एप्लीकेशन में यूज़ होता है, क्या करता है, लेकिन इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स पता है उसके, और ये कॉन्फिडेंटली मुझे उसकी रीजंस के साथ बता रहा है कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। वो आपको स्टैंड आउट करवाएगा, यू विल शाइन इन बिटवीन द क्राउड, ठीक है, आप स्टैंड आउट होंगे। तो इस एस्पेक्ट से खुद को प्रिपेयर करें, और हम लोगों का इतनी एफर्ट करने का, आउट ऑफ द वे जाने का मकसद भी है कि सिर्फ एक जो कि एक ट्रेडिशन मार्केट में चल रहा है उससे हट के आप लोगों को डिलीवर किया जाए। तो इस चीज़ को देखें, इस पे जितने क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर करें, आर्टिकल्स पढ़ें, मीडियम पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आर्टिकल्स और सिंपल वर्ड्स में पढ़ें। यू हैव द फ्रेंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ जीपीटी, तो उससे बार बार पूछें, डिफरेंट तरीके से पूछें कि मुझे सिंपल वर्ड्स में समझाओ, मुझे 10th क्रिएटर की तरह समझाओ, हर तरीके से आप लोगों को जो है ना वो हेल्प अवेलेबल है। सो आज के लेक्चर को फिर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पे फिर आप लोगों के साथ एक नई सीरीज़ जो है वो जो रैग सिस्टम बेसिकली चैटबॉट्स पे हम ज़्यादा स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे, और उस सीरीज़ का आगे जो मकसद भी है वो ये होगा कि हैंड्स ऑन आप लोगों को ज़्यादा फोकस करवाया जाए, और जो एप्लीकेशन है, जो यूज़फुल एप्लीकेशन है, जो आप लोगों को जो शोकेस कर सकते हैं जाके इन द मार्केट, वो आप लोगों से बनवाई जाएँ और उस चीज़ पे आपको इनेबल की जाए। तो टिल देन जो है वो दुआ में याद रखिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।